तो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जस्ट वेल क्लास में। और आज आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो भी वन शॉट में। और उसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीकों से कवर करेंगे। बस आप ज्यादा नहीं, कुछ समय हमारे साथ बने रहिए और एक चैप्टर आपके माइंड में पूरा थमा दिया जाएगा। और आइए देखते हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाश की, अर्थात तरंग प्रकाश की के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसी का हम वन शॉट पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, माने प्रकाश देखा जाए बहुत सारे कणों का एक संग्रह होता है। और प्रकाश से छोटे छोटे कण निकलते हैं और वही छोटे छोटे कण ही प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, वही जहां जाते हैं चमकते हैं। लेकिन जब हाइगेंस वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा प्रकाश कणों के रूप में नहीं, तरंगों के रूप में चलता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे भी आए, बोले कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम कहाँ होता है? प्रकाश तो बिना माध्यम में भी जा सकता है। तब हाइगेंस ने कहा कि हम एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर लेते हैं और ईथर सभी जगह पाया जाता है और उसी के माध्यम से प्रकाश सभी जगह तरंगों के रूप में जाता है। तो हम लोग यहां पर अगर स्टार्ट करें अपनी सीरीज, बहुत बेहतरीन तरीकों से बच्चों चलने वाला है। बस आप ध्यान बनाए रखिए, पूरी चैप्टर एकदम पूरा आपको इस आज के बाद ये चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, चैप्टर है तरंग प्रकाश की। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें दो वैज्ञानिक आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं। एक वैज्ञानिक अगर दिया जाए न्यूटन, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, पहले ये आया था और इसका खंडन कर तब हाइगेंस ने अपना दिया था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। पहले बच्चों स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में इन दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को दिए हैं। अब पहले न्यूटन ने क्या कहा है उसके बारे में हमने आपको अभी बताया, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और हम जहां तक बताएं, और यही अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वही प्रकाश स्रोत से निकलते हैं, माने प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब प्रकाश स्रोत से यही अति सूक्ष्म जो कण होते हैं यही चारों तरफ निकलते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम लिख दें, इन्होंने कहा था प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत से यही कण चारों तरफ समान रूप से बिखर जाते हैं। माने जब प्रकाश सोर्स यहां पे कोई होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे कोई लाइट सोर्स होता है, ये आप देख रहे हैं, तो इससे आप देख रहे हैं ना, इनका कहना था कि ये प्रकाश के कण हैं। ये क्या है? प्रकाश के कण, प्रकाश के कण, प्रकाश के कण हैं। इनका पहले ये बात आया। अब इनका खंडन करके तब वैज्ञानिक यहां पे आपके सामने आए हैं, उनका नाम है हाइगेंस। और हाइगेंस का मानना है कि नो, प्रकाश कणों के रूप में नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है।
अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि इनमें कमियां क्या थी कि जो हाइगेंस ने, भाई हर वैज्ञानिक का काम है कि दूसरों में कमियां निकाल कर अपने को अच्छा बनना। ये अक्सर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का काम है। कोई भारतीय वैज्ञानिक बेचारे इतना मेहनत करते हैं, कुछ नए चीजों को निकालते हैं, अगर उनमें कुछ कमियां रह जाती है तो दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनका खंडन करते हैं और अपना कुछ संशोधन करके अपना नियम बना देते हैं। वही यहाँ चलता है। यही तो, इसी से हमारा भारत देश पीछे है कि दूसरे में कमियां ना निकाल कर उन्हीं में भुता दिया जाए कि आप ऐसा ऐसा करिए ऐसा हो जाएगा, तो उनका भी मन काम कर, लेकिन नहीं, उनको है ऐसे हमारा नाम होगा। तो देखिए, जहां तक हम बात करें न्यूटन के कणिका सिद्धांत की, न्यूटन का कणिका सिद्धांत में अगर आप देखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की व्याख्या यह नहीं कर सका, इसलिए यह असफल रहा। व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या, ध्रुवण तो आपने देखा था इसके पहले, व्यतिकरण विवर्तन अभी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाना नहीं है। व्यतिकरण होता है भाई दो तरंगे जब एक साथ मिलकर जाती हैं, वो बताया जाएगा। अब विवर्तन तो बताया गया प्रकाश का परिमार्ग से टर्न करना। तो ये बातें अगर हम लोग देखें कि इसके असफल, ये सब बातें बच्चों हम पीडीएफ के रूप में आपको एकदम समझा देंगे, घबराना नहीं है। पहले हम आपको मोटी मोटा समझाते हैं, इसका पीडीएफ हम बनाकर लाए हैं, जैसे आपको ज्यादा समय ना लगे, जब समझना ही है। अगर हम पूरे मैटर को लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए क्या है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हमने क्या बताया वही बातें लिखा है। न्यूटन ने बताया क्या है कि प्रकाश की प्रकृति व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए जानते हैं आप लोग। इनमें से मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत ज्यादातर फेमस चल रहे हैं, एक न्यूटन का कणिका सिद्धांत, एक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो न्यूटन का देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर न्यूटन ने 1675 में, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रकाश संबंधी प्रयोगों के आधार पर कणिका सिद्धांत दिया है। तो न्यूटन ने अपना सिद्धांत कब दिया था, पहला बात आपको माइंड में सेट हो गया सर, 1675 ईस्वी में, कभी भूलेंगे नहीं। कितने सन में, 1675 में, भूलिएगा मत। देखिए क्या बोले हैं वो बोले हैं कि प्रकाश की रचना असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर होती है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणिकाओं को उत्सर्जित करता है, अर्थात प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचयित होता है। जो बातें हम बताएं वही उन्होंने कहा। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यही अति सूक्ष्म कण प्रकाश स्रोतों से क्या होते हैं, समान रूप से निकलते हैं और विसरित हो जाते हैं। दूसरा बात देखिए इन्होंने कहा काम, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरती है। भाई ये बातें तो प्रकाश के लिए सत्य ही है। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी नेत्र पर पड़ता है। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब कोई कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी नेत्र पर पड़ती है। ये उनका कहना था। देखिए प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। इनका कहना है कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में हमेशा रहती है, माने वह हमेशा गति करता रहता है। प्रकाश हमेशा मूव करता रहता है। प्रकाश कण जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ये आपका सिद्धांत क्लियर हो गया। तो क्या कहे, ध्यान से माइंड में सोचिए। न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश स्रोत से यही कणिकाएं समान रूप से फैल जाती हैं। दूसरा बात, न्यूटन ने कहा है कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब कोई प्रकाश के कण वस्तु से परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ती हैं। ये बातें। और तीसरी बात तो जानते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और देखिए ये इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। चौथा देखिए क्या है, कणिकाएं किसी सामान्य माध्यम में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। भाई देखिए जो प्रकाश की बातें हैं वही ये बता रहे हैं। जो कणिकाएं हैं उनकी चाल 3 × 10⁸ होती है। वो कणिकाओं की चाल, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें प्रत्येक रंग के प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। ये सब न्यूटन बोले हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश 7 रंग की कणिकाओं का मिश्रण है और हर एक कलर के कणिकाओं का आकार अलग होता है। कौन से वैज्ञानिक ने कहा है, तो न्यूटन ने कहा है। किस में, अपने कणिका सिद्धांत में। लेकिन न्यूटन बेचारे कितना भाई अपने आप को
सिद्ध सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वह मतलब कि देखा जाए 7 रंग के कणिकाओं का मिश्रण होता है, जबकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सर प्रकाश 7 श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन वो उसी में अपना सिद्धांत डाल रहे हैं कि प्रकाश जो है 7 रंग की कणिकाओं का मिश्रण होता है। हर एक रंग की जो कणिका का आकार होता है छोटा छोटा, माने सबका आकार अलग अलग होता है। ये न्यूटन बताए हैं। अब बताइए क्या इनके कोई सिद्धांत को याद करने की बातें हैं? बिल्कुल कोई याद करने की बात नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए, माइंड में पूरा सेट हो जाएगा क्या न्यूटन ने क्या कहा था। और देखिए अब इनकी व्याख्या असफल क्यों हुई? क्योंकि इनके माध्यम से देखा जाए कि इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में ये बेचारे वैज्ञानिक क्या रहे? असफल रहे। इनके सिद्धांत पर हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए न्यूटन गण का सिद्धांत असफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम से अधिक होना चाहिए, जो कि प्रयोगी प्रमाणों के विपरीत था। माने इनका भाई सिद्धांत गलत हो गया। चलिए ये तो न्यूटन का हो गया, भाई इनका तो खंडन हो गया। अब चलते हैं हाइगेंस क्या बोले हैं, आइए देखते हैं। तो हाइगेंस के बारे में भी हम आपको मोटी मोटा समझा दिए हैं कि हाइगेंस ने भी यही कहा था कि प्रकाश अब चलने वाला है किसके रूप में? प्रकाश तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर समान रूप से चलती हैं। ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं, यहां हम लिख देते हैं। इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में चलता है। ये रहा, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये इनकी बातें रही। लेकिन भाई इनके सिद्धांत अब जानते हैं तरंगों के रूप में चलता है, तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए, इन्होंने कहा है भाई तरंगों के चलने के लिए माध्यम चाहिए। अब आपने माध्यम क्या माना है? उन्होंने कहा कि एक माध्यम लेते ईथर, जो कि सर्वव्यापी होता है। आइए इनके सिद्धांत क्या हैं, इनको हम भी देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। देखिए जो बोले हैं वही अपने सिद्धांत में ये बोले हैं, कोई ज्यादा नहीं। ये चीजें हम क्यों ले आए? जैसे कि आप उसे पढ़ सके, कोई ऐसा बात नहीं है कि एकदम बात। देखिए प्रकाश तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के थे बच्चों? हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 में। अब आप बताइए न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कब दिया था? 1675 में। 3 साल बाद उन्होंने प्रयोग किया न्यूटन पर, तब उनका सिद्धांत कुछ विफल करके अपना सिद्धांत दिया 78 में। हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस, ह से हालैंड, ह से हाइगेंस, कभी नहीं भूलेंगे। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, यही तो मैं कहना चाहता हूं आपसे। और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। कैसा लगा? ये तो सभी लोग कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि ये जो प्रकाश के कण है प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में समान चाल से चलते हैं। इन्होंने कहा कि प्रकाश स्रोत से ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर समान चाल से चलती हैं। देखिए प्रकाश की चाल से, वही प्रकाश की चाल से चलती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की है। यहां देखिए उन्होंने मान लिया, उन्होंने क्या मान लिया? उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर को मान लिया कि चारों तरफ ईथर पाया जाता है। इस काल्पनिक माध्यम के लिए माना गया यह भारहीन है तथा सभी पदार्थों में पाया जाता है। ये बच्चों उनके बारे में बातें हैं जो हाइगेंस ने कहा कि भाई प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और देखिए अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो ईथर नामक पदार्थ है
वो सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर है वह सभी में लगभग प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। भाई प्रकाश के चलने के लिए कुछ न कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। प्रकाश को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब ईथर में पाया जाता है। यह बातें हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए जो भी चीजें चाहिए वह ईथर में पाया गया। उदाहरण के लिए प्रकाश अति तीव्र चाल से 3 × 10 बच्चों यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। ये तो न्यूटन ने भी कहा था। अतः यह माना गया कि माध्यम ईथर का घनत्व तो बहुत कम, माने अगर घनत्व बच्चों कम रहेगा तभी प्रकाश उसमें अच्छे से जा पाएगा। घनत्व ज्यादा रहेगा तो प्रकाश के चलने में रुकावट आती है। अब आप जानते हैं जिस प्रकार प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है, विरल माध्यम में ज्यादा होती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ कम होगा, कांच और उसके बाद वायु में ज्यादा होगा। तो वही उन्होंने कहा कि जो ईथर माध्यम है यह लगभग देखा जाए इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, जिसे प्रकाश उसमें 3 × 10⁸ के हिसाब से चल सकता है। ये बातें इनके बच्चों यहाँ पे बताया गया है। उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से काल्पनिक माध्यम प्रकाश तरंगों ग्रुप में चलता है। जब ये तरंगे आंख की रेटिना पर गिरती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इन्होंने भी वस्तुओं को दिखाया, न्यूटन ने भी वस्तुओं को दिखाया, सभी लोग अपना अपना सिद्धांत दे रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग तरंग के बारे में ही अध्ययन करेंगे। न्यूटन का तो विफल हो गया, लेकिन अभी हाइगेंस ये बेचारे वैज्ञानिक हमारे जो माननीय हाइगेंस जी हैं अभी वो चलेंगे। तो हाइगेंस ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आपको एकदम क्लियर लग गया होगा। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तरंगे जो हैं, जो तरंगे चलती हैं वो क्या हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। एक आप नाम सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक आप नाम सुनेंगे जिसका नाम है तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र नाम सुनेंगे। ये तरंगाग्र क्या है इसको पहले आप मत देखिए, ये तो चीजें हम पहले समझा देते हैं, तब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। हम चाहते तो इसे लिख लिख कर सामने समझाते तो समय बच्चों आपका ज्यादा लगता, क्योंकि आज दुनिया आजकल स्मार्ट स्टडी करती है। स्मार्ट मतलब समय कम, पढ़ाई ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। देखिए, अगर आपको हम यहाँ पे दिखाएं, समझिए, हम हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र समझाएंगे। हाइगेंस के अनुसार मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। समझिएगा तरंगाग्र को, एकदम प्रैक्टिकली समझाएंगे। अब आप जानते हैं कि इससे प्रकाश निकलना शुरू होगा। प्रकाश तरंगों के रूप में निकलना शुरू हो गया, प्रकाश निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, बातें ठीक है, हर समय तरंगे निकलती रहती हैं, ये भी बातें ठीक है, तरंगे हमेशा कंटिन्यू निकलती रहती है। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि हम लोग एक ऐसा समतल पृष्ठ लेते हैं, हम लोग एक ऐसा समतल पृष्ठ लेते हैं जहां पे प्रकाश के कण एकदम समान कला में होते हैं। देखिए प्रकाश के कण निकलते रहते हैं, सभी दिशा में निकलते रहते हैं, लेकिन देखिए यहां पर कुछ कण, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मान लीजिए प्रकाश के कुछ कण है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर। लेकिन एक कंडीशन हमने ऐसा लिया जहां पे प्रकाश के कण एकदम लीनियर थे। अभी हम आपको इसे बता रहे हैं, केवल एकदम समान कला में थे, एकदम समान कला में थे। तो ऐसा लग रहा था प्रकाश यहीं से आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि प्रकाश यहीं से आ रहा है। तो तरंगाग्र बच्चों एक समतल प्लेन होता है, एक प्लेन होता है, समझिएगा, एक प्लेन टाइप का होता है, जो कि काल्पनिक प्लेन बोलिएगा, दिखता नहीं है, वो एक प्लेन टाइप का होता है जिसमें प्रकाश के जो कण होते हैं सभी समान कला में होते हैं, या जो तरंगे होती हैं सभी समान कला में होती है, सभी समान कला में होती हैं। तो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करती हैं। अब यहां से भी प्रकाश तरंगे निकलती हैं। पहले तो यहां पे बोला गया यहां से तरंगे निकली, प्राथमिक तरंगे। अब यहां से जो निकलने लगी
वो द्वितीयक तरंगी कहलाती है। द्वितीयक तरंगिका क्या लगा, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए आपको यही बताया गया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती है। एक कंडीशन ऐसा कहीं कहीं पाया जाता है कि सभी जगह एक हम ऐसा प्लेन खींच लेते हैं या देखते हैं कि एक ऐसे जगह पाया जाता है, एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे सभी प्रकाश के कण एक ही कला में होते हैं, एकदम लीनियर टाइप के होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उस प्लेन को तरंगाग्र कहते हैं और वह एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो तरंगाग्र है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। अगर यहां पर अगर हम लोग समझें, अगर कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो आप समझिए अगर हम मान लेते हैं, आपको एक छोटा सा हम आपको दिखाएं। देखिए अगर ये आपका एक, इसको मानिए एकदम अपने आप में बिंदु प्रकाश स्रोत है। क्या है? बिंदु प्रकाश स्रोत है। जब अपने आप में बिंदु प्रकाश स्रोत है तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश स्रोत चारों तरफ निकालेगा, चारों तरफ प्रकाश निकालेगा। जब चारों तरफ प्रकाश निकालेगा तो इसका जो प्लेन होने वाला है, इसका जो वेव फ्रंट होने वाला है, तरंगाग्र होने वाला है, वो गोली होगा, वो गोली होगा। मतलब कि एक हम लोग ऐसा प्लेन खींचेंगे इसके चारों तरफ एकदम गोली टाइप का, जहां पे उसके सभी कण समान कला में होंगे। ये समझना आपको बहुत मस्त है। देखिए अगर हम लोग अपने आप, ध्यान ध्यान दीजिएगा, एक यहां पे हम लोग यहां पे ले रहे बिंदु प्रकाश स्रोत। अब इससे प्रकाश चारों दिशाओं में निकलेगा, इससे प्रकाश आप देख रहे हैं ना, चारों दिशाओं में निकलेगा, चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में प्रकाश निकलेगा। देखिए प्रकाश चारों दिशाओं में निकल रहा है, लेकिन हम लोग एक ऐसा कंडीशन देखते हैं जहां पर देखते हैं कि एक ऐसा चारों तरफ जगह होता है या ऐसा प्लेन टाइप का होता है जहां पे प्रकाश सभी जगह समान रूप से एक ही कला में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, मान लिया कि यहां पर सभी प्रकाश के कण समान कला में थे, उसी को बोलते हैं तरंगाग्र। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब एथलेटिक्स, मतलब वहां पे जब बोलते हैं ना एथलेटिक्स, सॉरी जो रन दौड़ने वाला होता है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जो हम लोग दौड़ते हैं, रेसलिंग होता है, रेसलिंग नहीं दौड़ने वाला, जो दौड़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइन होती है, यहाँ पे सब लोग तैयार रहते हैं अपने पैर को जमा कर, पैर को जमा कर तैयार रहते हैं। तो अपने भाई जब यहाँ पर बाउंड्री पर आते हैं तो अपने पैर को एकदम जमा लेते हैं कि अब मुझे यहाँ पर तैयार होना है, दौड़ना है। तो यही जो यह लाइन देखते हैं बच्चों, अपने आप में प्रकाश के क्षेत्र में एक प्रकाश से तरंगाग्र होता है जहां से ये लोग एकदम समान पोजीशन में चलते हैं। तो वही चीज प्रकाश के फील्ड में होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए इसको हम समझाते हैं आपको अपने पीडीएफ से। देखिए किसी माध्यम में समान कला में स्थिति में, समान कला की स्थिति में बताया ना, समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को, बोले ना कि हमारा कोई प्रकाश कण अगर समान कला में है तो उसको हम स्पर्श करते हुए एक प्लेन खींचते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, तरंगाग्र। क्लियर? बस यही आपको समझना है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, बोला गया है ना, जब किसी प्रकाश स्रोत से जब कण ऐसे निकले और एक कंडीशन ऐसा होता है कि देखते हैं कि वहां के जो कण है सभी एक समान कला में हैं, तो हम लोग एक प्लेन खींच देते हैं, उसी को बोलते हैं तरंगाग्र। किसी तरंगाग्र की अभिलंबोत खींची गई स्पर्श रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। बोला गया ना तरंगाग्र के, देखिए ध्यान से, तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई स्पर्श रेखा, अगर बच्चों हम उसके अभिलंबवत एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, तरंग के संचरण की दिशा होती है, ये आप जानते हैं।
अब यहाँ पर प्रकाश स्रोत के आधार पर, माने प्रकाश स्रोत हमारा कैसा होने वाला है, क्या आप लोग के घर में जो प्रकाश स्रोत है, क्या वह बिंदु प्रकाश स्रोत है, क्या बल्ब ही जलता है, क्या बड़े बड़े राड नहीं जलते हैं, जलते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वो आपका जो देख रहे हैं तरंगाग्र अलग अलग होगा। अगर बिंदु टाइप होगा तो प्रकाश चारों तरफ गोला रूप में विकसित होगा, लेकिन अगर बेलनाकार राड टाइप का ऐसा हुई है तो इससे जो प्रकाश निकलेगा इसके चारों तरफ तो गोलाकार नहीं होगा, वह एक बेलनाकार टाइप से चारों तरफ फैलेगा। आइए देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एक आपका गोली तरंगाग्र जो कि यहां पर बना हुआ है, हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन यहां पर भी देखिए बना हुआ है गोली तरंगाग्र। ये आपका बिंदु प्रकाश स्रोत है, ये आपका यश है। तो वही बताया गया है एक बिंदु स्रोत होता है गोली तरंगाग्र, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु स्रोत होता है तो बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ गोलाकार होता है, अतः इस स्थिति में गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है। माने आप इनकी भाषा न समझे तो हमारी भाषा समझिएगा कि अगर कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो उससे जो भी पृष्ठ बनेगा, वो भी जो भी तरंगाग्र बनेगा वो गोली तरंगाग्र बनेगा, बस इतना ही समझना है। उसके बाद आपको बताया गया समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र आप जानते हैं, इसको हम समझा देते हैं समतल तरंगाग्र कब बनेगा। देखिए अगर आपका कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, आप ध्यानिए, अगर इससे प्रकाश लगातार निकल रहा है, अगर मान लीजिए गोली है, गोली निकल रहा है, यहां पर गोली तरंगाग्र मिला, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे ना यह दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे यह तरंगाग्र दूर जाता जाएगा तो आप देखिएगा जैसे जैसे दूर जाएगा तो अपने आप में यह एक प्लेन बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। तो यही गोली तरंगाग्र एक प्लेन तरंगाग्र की तरह व्यवहार करने लगेगा। आप जानते हैं कोई भी वृत्त होता है जब एकदम बड़ा होने लगता है तो हम लोग को दूर से वह एकदम प्लेन की तरफ दिखाई देता है, हमें लग रहा है कि एकदम प्लेन है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपको है तो गोला, लेकिन इतनी बड़ी है कि आपको लगता है पृथ्वी तो ऐसे प्लेन है, वही चीज होता है। तो यही बताया गया है कि स्रोत से दूरी अधिक, माने प्रकाश स्रोत से अगर दूरी अधिक अधिक के होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या जो होती है, तरंगाग्र की त्रिज्या बच्चों जो सेंटर से हम लोग त्रिज्या बनाते हैं वह बढ़ जाती है। यदि स्रोत अनंत दूरी पर होता है तब तरंगाग्र भाई तरंगाग्र की त्रिज्या अनंत होती है और इस स्थिति में तरंगाग्र आपका समतल होगा। वही आपको बताना है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत बिंदु प्रकाश स्रोत है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश का जो जो समतल तरंगाग्र सॉरी जो तरंगाग्र होता है वह गोली से समतल होता चला जाता है। अंत में हमें वह अनंत दूरी पर समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, यही आपको बताना है। तो ये आपने देखा 3 प्रकार का तरंगाग्र, क्लियर हो गया होगा, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। पहला आपने देखा गोली तरंगाग्र और दूसरा आप देखे समतल तरंगाग्र और उसके बाद एक और देखना है बेलनाकार तरंगाग्र। यहाँ देखिए बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र कब मिलेगा, जब आपका यहाँ पे कोई इस प्रकार का प्रकाश स्रोत हो, बेलन के टाइप का रहेगा। देखिए ये प्रकाश स्रोत इस प्रकार से, जैसे आप अक्सर देखे होंगे राड और देखे है ना, उसी प्रकार से। तो देखिए यहां पर यदि प्रकाश स्रोत रेखी या देखिए रेखी है, स्लिट हो तो तब स्रोत से उत्पन्न हुए तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती हैं। माने यहाँ पे देखिए अगर यह प्रकाश स्रोत एक रेखी टाइप का है तो इससे प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से निकलेगा, समान रूप से निकलेगा और वह एक सिलेंडर की भांति बन जाएगा। उसका जो तरंगाग्र होगा वह सिलेंडर, तरंगाग्र मतलब समझ लीजिएगा कि तरंगों का समूह ही होता है, ये तरंगाग्र तरंगों के समूह ही होते हैं जो कि सभी तरंग समान कला में होते हैं, इतना बोलिएगा। अब हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। इनको पहले हम समझा देते हैं तो उसके बाद पीडीएफ भी बता देते हैं, घबराइएगा मत, एकदम आराम से ये सारे पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर एकदम बेहतरीन तरीकों से। चलिए देखिए ये आप देख रहे हैं, ये फिगर समझ में आए चाहे ना आए, हम जो बता रहे हैं उसको देखिएगा, उसको देखिएगा एक बार। चलिए
देखिए क्या बोले हैं हाइगेंस। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश स्रोत होता है, जब कोई प्रकाश स्रोत होता है तो इससे प्रकाश तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती है, माने प्रकाश तरंगे निकलने लगती हैं। प्रकाश तरंगे बच्चों यहाँ पे निकलने लगता है, प्रकाश तरंगे क्या होता है, निकलने लगता है। तो उन्होंने आपको बताया, इसके पहले भी वो बताए हैं कि एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे प्रकाश के कण सभी समान कला में होते हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे प्रकाश के कण जो होते हैं समान कला में होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं तरंगाग्र। ये उनकी पहली बातें हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाएं समान रूप से निकलती हैं, समझ रहे हैं ना। प्रकाश स्रोत से जो तरंगे होती हैं समान रूप से उत्सर्जित होती हैं, चलती हैं, और वो मतलब चलने लगती है, आप जानते हैं। और एक ऐसा कंडीशन आता है कि ये जब प्रकाश जो कणिकाएं हैं ये जब समान कला में होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। अब उनका कहना ये है कि अब इन तरंगाग्र से भी, ये तरंगाग्र क्योंकि आपको हमने बताया है कि यहाँ पे जो प्रकाश के कण है समान कला में है, यह एक प्रकार का प्लेन है। अब यहां से प्रकाश तरंगे निकलती हैं, यहां से भी तरंगे बच्चों निकलती हैं, अब इनको ही बोला गया द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिका। अब उन्होंने कहा कि इस तरंगाग्र से भी तरंगे निकलती है जिनको द्वितीय तरंगिकाएं कहती हैं, ये भी प्राथमिक तरंगाओं के समान चाल से चलती है, जो उनका स्पीड है वो भी इनका स्पीड है। यही बच्चों उन्होंने कहा है, और ज्यादा कुछ नहीं कहे हैं, बस इन्हें इसके बारे में ही कहे हैं। क्लियर। अब अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तरंगाग्र आप देख रहे हैं इनसे भी तरंगे निकल रही है, तो क्या आगे भी आपको लगता है कि तरंगाग्र बन सकता है? हाँ, आगे भी तरंगाग्र बन सकता है। बस नाम है क्या है इस सिद्धांत का बच्चों, नाम है क्या है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। माने हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में क्या कहा है, बस वही बात है। हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में यही बोले हैं कि हर एक प्रकाश स्रोत से पहले प्रकाश तरंगे निकलती हैं, एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे प्रकाश के कण समान कला में होते हैं, वहां पे हम लोग प्लेन खींचते हैं, उसको बोलते हैं तरंगाग्र। उस तरंगाग्र से भी तरंगिकाएं निकलती है जो पहले वाले तरंग के समान चाल से चलती हैं, उनको बोलते हैं द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। मेन बातें बच्चों यही है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा, देखिए समझिएगा। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस की द्वितीय तरंगा सिद्धांत कहते हैं। ये तो बातें हैं। अब एक बातें क्या है देखिएगा, जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंग स्रोत से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तरंग स्रोत है माने यही तरंगे उत्पन्न करेगा, ये तरंग स्रोत है, मैं तरंग उत्पन्न करने वाले स्रोत। तरंग स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माने उनका कहना है कि जब तरंगे निकलती है तो इसके आसपास जो भी माध्यम के कण होते हैं वह कंपन करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसको तरंगाग्र कहते हैं, वो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मतलब उनको कहना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती है तो माध्यम के जितने भी कण होते हैं कंपन करने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तो वहां पे हमें कल्पनिक पृष्ठ करते हैं जिसको हम बोलते हैं तरंगाग्र, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तरंगाग्र। ध्यान दीजिएगा, अपने आप में क्या होता है तरंगाग्र। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश के जितने भी कण होते हैं सब समान दशा में क्या होते हैं, जितने भी कण होंगे समान कला में कंपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश स्रोत बोला गया है, अगर गोली है बिंदुवत है तो तरंगाग्र आपका गोली होता है। बहुत स्रोत से बहुत अधिक दूरी होने पर यह लगभग समतल हो जाता है, हमने आपको बताया था। अगर यह स्रोत से लगभग जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यही गोली तरंगाग्र क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा बच्चों। एकदम बातें स्पष्ट फिगर में भी यहाँ पे दिखाया गया है। पहले आपका गोली होता रहता है, फिर जैसे जैसे दूर जाता है समतल हो जाता है। इन्होंने यही तो कहा,
पहली बात तो यही तो हाइगेंस का सिद्धांत भी तो है। द्वितीय सिद्धांत में पहला सिद्धांत तो मैच ही कर रहा है। सिद्धांत क्या है हाइगेंस का? हाइगेंस सिद्धांत यही है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती हैं, और जब तरंगे निकलती हैं तो उसमें उस माध्यम में उपस्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं। और एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सभी कण, प्रकाश के जो सभी कण होते हैं, समान दिशा में कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण, देखिए तरंगाग्र पर जो माध्यम के कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तरंगाग्र पर जो माध्यम के कण होते हैं एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है, इन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। यही तो हम आपसे बताए हैं। जो वेव फ्रंट होता है उनसे भी नई तरंगे, मतलब वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेस है जहां पर सभी कण समान दिशा में कंपन करते हैं, वहां से एक नई तरंगे निकलती हैं और उन्हीं को बोलते हैं क्या? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्लियर है? ये बातें दूसरी है। तीसरी बात है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींची जाए तो यह आवरण उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ध्यान देना है बच्चों कि उनको बताया गया है कि अगर यहाँ पे तरंगाग्र है बच्चों, ये आपका मान लीजिए तरंगाग्र है, समझ रहे हैं ना? ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब जानते हैं कि इनसे प्रकाश स्रोत निकलता है, इनसे क्या होता है? चारों दिशा में प्रकाश स्रोत निकलता है। ये जितने भी इस पर कण हैं सभी से प्रकाश स्रोत, सभी से प्रकाश निकलता है, ये अपने आप में प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अगर हम लोग बोला गया है कि अगर हम इन पर अपने आप में एक स्पर्श रेखा ऐसे गोला खींचे, देखिए ये अपने आप में समझिएगा, वेव फ्रंट पर जितने भी कण हैं वो अपने आप में एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहे हैं ना? हाँ। अब ये प्रकाश स्रोत की तरह काम करें, इनका जो वेव फ्रंट होने वाला है गोली होने वाला है, हम इन पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक नए तरंगाग्र की स्थिति पैदा होती है। समझ रहे हैं ना? अब इस पर जो बच्चों कण रहेगा, अब उस पर भी तो प्रकाश निकलेगा। बोलेंगे यस सर, उससे भी प्रकाश निकलेगा। अगर हम लोग इस बिंदु का गोली मानते हैं, अगर हम लोग, ओहो, देखिए अब ये जो वेव फ्रंट हो गया, यहां पर प्रकाश स्रोत होगा भाई, यह भी प्रकाश स्रोत की विहार करेगा, तो इससे भी अगर यह विद्युत प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश जो निकलेगा वो आपका गोली टाइप का होगा। और जब गोली टाइप का होगा तो इससे भी हम लोग अगर इस यहां पर भी गोली होगा, इससे इस पर रेखाएं खींचेंगे तो ये एक नया वेव फ्रंट बनेगा। यही बातें उन्होंने कहा है कि अगर हम उसको स्पर्श करते हुए एक नए प्लेन को खींचते हैं तो हमारा अपने आप में एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहां पे आपके बताया गया है ये बातें। क्लियर है? अब देखिए, यह एक बिंदु प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही हैं। ये बच्चों हम आपको बताए हैं, उस फिगर में है, आप देख लीजिएगा। मेन बातें जो था वो हमने बता दिया। यहाँ पे बताया गया यस एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, यहां से तरंगे निकल रही हैं। मेन बातें जो था हमने वही बताया है। ये क्लियर है? ओके। अब देखिए ये जितनी बातें हैं जो तरंगों के बारे में बताया गया है कि ये तरंगाएं 1 2 3 जो देख रहे हैं, यह हम जो खींचे हैं चित्र उसी में है, लेकिन जो फैक्ट बातें 3 थी 1 2 3 वही आपको नोट करना है। समझिएगा? अब हाइगेंस के तरंगा की बच्चों जो सिद्धांत है, इनमें भी विफलता, ये भी सक्सेस नहीं रहे भाई। यहाँ पे वैज्ञानिक सक्सेस ही नहीं पा रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी विफलता का कारण क्या है। हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीय तरंगिकाओं से अग्र दिशा में ही तरंगे क्यों बनता है, पश्च दिशा में क्यों नहीं बनता। हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि ये तरंगे हमेशा आगे ही बढ़ती हैं,
देखिए आपको सिद्धांत में ही पता चल गया होगा कि हाँ तरंगाग्र सर लगातार आगे ही बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जा रहा है। एकदम सही बात इन्होंने देखिए अपने सिद्धांत में भी कहा है, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि पीछे देखिए बी डैश पीछे दिशा में भी है, परंतु हाइगेंस का सिद्धांत पीछे आवरण को स्वीकार नहीं करता है। पहला विफलता यही है कि हाइगेंस ने कहा कि तरंगे हमेशा अग्र दिशा में आगे बढ़ती हैं, पीछे क्यों नहीं निकलती हैं। क्या प्रकाश केवल आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए इनका सिद्धांत यहाँ पे विफल हो गया। ये तो बातें फैक्ट पता चल गई, इसमें तो आपको हमको नहीं लगता है कि रटने की जरूरत है। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के अनुदैर्ध्य माना गया है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए अनुदैर्ध्य में ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, और हाइगेंस ने यहां पर प्रकाश को अनुदैर्ध्य ही माना है। थोड़ा सा बच्चों ज्यादा तेज चिल्ला देते हैं तो आवाज थोड़ा सा गड़बड़। क्लियर है। तो यहाँ पे हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना था, और अनुदैर्ध्य में हम लोग देखते हैं ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, और यहाँ पर ये भी ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए, जबकि न्यूटन भी नहीं कर पाए थे, इन्होंने भी ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया अर्थात। परंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों मानकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी। जब अनुदैर्ध्य माने थे तो भाई कहाँ हो पाएगा, अनुप्रस्थ उन्होंने माना प्रकाश को, तब ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी। ये इनकी विफलताएं थी। अब देखिए ये बच्चों थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिक है जो माइकलसन मोरेल ने अपने प्रयोगों में काल्पनिक माध्यम ईथर का उपस्थित को प्रमाणित नहीं माना। माने कुछ वैज्ञानिक है कि उनको भी नहीं मानते हैं कि ईथर सभी जगह नहीं पाया जाता है, कुछ वैज्ञानिक उनको खंडन किए हैं। जो माइकलसन मोरेल नायक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सभी जगह ईथर नहीं पाया जाता। इस सिद्धांत को प्रकाश विद्युतीय प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर सकती। और विफलता एक और है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हाइगेंस द्वारा नहीं किया जा सकता। तो हाइगेंस द्वारा उनमें विफलता क्या है। एक वैज्ञानिक आए माइकलसन मोरेल ने कहा कि सभी जगह ईथर नहीं पाया जाता, उनका खंडन हो गया। ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सकता, उनका खंडन हो गया। तरंगे हमेशा आगे ही बढ़ती है, क्यों, तरंगाग्र हमेशा आगे ही बढ़ती है, पीछे क्यों नहीं, ये भी खंडन हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये भी खंडन हो गया। क्लियर हो गया सब। देखिए कोई भी बातें प्रश्नों को रटा नहीं जाता, बस समझिए कि क्या क्या बातें आपके सामने हुई, क्या क्या नहीं हो सका, बस वही है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करते हैं। बच्चों परावर्तन की व्याख्या यहाँ पे आप देखते हैं कि तरंगों का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसी के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिएगा इसमें बच्चों ज्यादा थ्योरी हम नहीं लाए हैं कि वीडियो लगा पूरा थ्योरी आपको उतार दें, ये थ्योरी आपको ही लिखना पड़ेगा। समझाएंगे की गारंटी पूरी मेरी है कि हम आपको पूरा 100% अच्छे से समझा देंगे। आइए देखते हैं वो क्या चीजें हैं। देखिए जब किसी माध्यम में संचेत प्रकाश तरंग किसी पृष्ठ से टकराती है और माध्यम में वापस जाती है, मतलब उसी माध्यम वापस चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो बातें प्रकाश के परावर्तन भी समझे हैं। प्रकाश का परावर्तन यही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो दूसरे माध्यम में न जाकर उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। तरंगों का यही तरीका है। जब तरंगे चलती हैं तो किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो अपने ही माध्यम वापस लौट जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। वही बातें हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग अपने एक फिगर्स के माध्यम समझते हैं, वो क्या है ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। प्रकाश के परावर्तन के लिए यहां पर हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, तरंग के परावर्तन का सिद्धांत। तरंगों का परावर्तन, तरंगों का परावर्तन हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। देखिए ये एक ऐसी लाइन है जेड जेड डैश, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको भी थ्योरी में लिखना है। जेड जेड डैश एक ऐसी लाइन है जो कि माध्यम को अलग करता है।
ऊपर माध्यम आपका अलग है और नीचे आपका माध्यम अलग है। हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम मान लेते हैं कि इन यहाँ जो भी है माध्यम समान है। ये तरंग देखिए, यहाँ पर एक तरंग अगर आप जानते हैं तरंगे लगातार चलती है, तो तरंगे लगातार ऐसे चलती है, तो जब जैसे तरंगे देखिए आ रही हैं, ये तरंगे बहुत सारी तरंगे आ रही हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसा प्लेन खींचते हैं जहां पर सभी कण समान दिशा में कंपन करें। तो हमने एक प्लेन खींचा यहाँ पर ए बी, यही हमारा तरंगाग्र है। इस पर जितने भी बच्चों कण होंगे ना, सभी समान कला में होंगे, ये बातें आप जानिएगा। अब ये तरंगाग्र बच्चों आ रहा है, तो देखिए क्या हो सकता है। पहले यह तरंगाग्र का ए वाला जो पोर्शन है, पहले पहले यहाँ पे टच किया, पहले टच किया। तरंगाग्र ऐसे ही आ रहा है किसी एंगल पर, आई एंगल पर आपतित हो रहा है, यहाँ पे आई एंगल पर आपतित हो रहा है। पहले तरंगाग्र का ए वाला पृष्ठ यहाँ पर टच किया, माने ए बिंदु पर, मान लीजिए ए बिंदु पर टच किया, पहले बार टच किया। अब बी वाला यहाँ पर है, समझिएगा। जब बी वाला, अब ध्यान दीजिएगा, वह लगातार आगे बढ़ेगा। जब बी वाला पॉइंट बी से ए डैश तक आएगा, तब तक यहां वाला पॉइंट परावर्तित होकर आगे निकल जाएगा। ये परावर्तित हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये परावर्तित हो रहा है। हमने क्या बताया कि एक वेव फ्रंट आ रहा है, पहले कैसे परावर्तित होगा ये हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। एक वेव फ्रंट आ रहा है, पहले वेव फ्रंट ए पॉइंट पर टच किया, अब बी पॉइंट अपने आप में है। पहले आप लिखेंगे तरंगाग्र का भाग, जो तरंगाग्र का पॉइंट ए यहां पर मान लेते हैं पॉइंट पी है, मान लेते हैं बच्चे पॉइंट पी है। तरंगाग्र ए बी का पॉइंट ए जब पी पर टच करता है, तो बी वाला पॉइंट अपने आप अपने स्थान पर बना रहता है। जब बी वाला पॉइंट बी से ए डैश तक आता है, तब ए वाला जो किरण होता है उसका हो जाता है, वो कहां से कहां तक, वो ए से लेकर बी डैश तक चला जाता है। भाई वो तो पहले से यहां से आया है, जब यह यहां पर आ रहे हैं, तो जब तक ये यहां से आएंगे तब तक ये ए से लेकर बी डैश तक चला जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहां से निकाले दूरी, चाल तो समान है, जब चाल समान है तो दूरी भी समान तय करेंगे, दूरी भी समान तय करेंगे। अगर हम यहां पे निकालेंगे ए बी डैश, देखिए दूरी हम निकाल रहे हैं बी ए डैश, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। तो चाल हम मान लिए, देखिए इस माध्यम में है तो चाल तो समान होगा, चाल आपका भी होगा। तो दूरी बराबर चाल आपका भी गुणित समय, समय का मान लेते हैं t1, इन्होंने समय लिया भी t1। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, नहीं तो भाई वही बात है कि बाद में बोलेंगे सर दिक्कत हुआ। समझ रहे हैं? अब ध्यान देखिएगा, जब यह यहां से यहां तक जाते हैं तो दूरी भाई इनका भी वही है, दूरी ए बी डैश, वो क्या होगा, वह हो जाएगा भी t2। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सभी बच्चों बराबर ही रहेंगे, दोनों समान स्थिति में रहेंगे, दोनों बराबर ही रहेंगे। यही बच्चों तरंगाग्र का पोजीशन है, कब कहां कौन जाता है, बस इसमें यही बताते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको यही बताना होता है कि मेन बातें क्या हैं, कि ये तरंगाग्र कोण, देखिए कोण ए, त्रिभुज की बात करें, यहां पे हम बता देते हैं ध्यान से, त्रिभुज ए बी और यहां पर ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश समरूप है, समरूप है। अभी हम सिद्ध कर रहे हैं, समरूप रहेगा तो ऑटोमेटिक आई आर के बराबर होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें
इसी में हम बात करें इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए अगर आप आई आर के बराबर कर दे रहे हैं तब ऑटोमेटिक आपका भाई हाइगेंस की परावर्तन की व्याख्या हो गई। आई बराबर आर, यही तो होता है परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है गणितीय मेथड से। और जो थ्योरी मेथड था हमने बता दिया, अभी हमको फिर दोहरा देंगे। अभी देखिए इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो ए यहाँ पे लिखिएगा ए डैश बराबर ए डैश उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ए डैश इस त्रिभुज का भी हिस्सा है, ए डैश इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। क्लियर है। और अगर बात करें कोण, कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए डैश बी डैश ए, माने ये कोण इसके बराबर होगा, लगभग 90 डिग्री पे होता है, जानते हैं आप लोग। अब आपको एक भुजा एक कोण और भी आपको एक कोण बराबर लग रहा होगा, क्या लग रहा है ध्यान से देखिए, एक और भी बराबर लग रहा है। आप कहेंगे सर कौन सी भुजा, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, उसको भी देखते हैं। देखिए अगर ये वाली भुजा की बात करें, ध्यान देखिएगा, ए बी बराबर जितना ए बी है उतना ही आपका क्या होगा, ए बी डैश होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये अपने आप में अगर वेव फ्रंट है वह उतने ही एंगल से जा रहा है। देखिए आपतित हुआ फिर परावर्तित हुआ, परावर्तित हो, तो वेव फ्रंट का जो यहाँ पे साइड होने वाला है यहाँ पर उतने ही समय में जा रहा है, तो उतना ही दूरी तय कर रहा है। जब समान दूरी तय कर रहा है तो वेव फ्रंट भी उतना ही बनने वाला है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो भुजा एक कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई यस ए रूल, यस ए नियम से, माने साइड साइड एंगल, दो भुजा एक कोण, तो त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम है, सर्वांगसम होगा सर्वांगसम का चिन्ह भाई अच्छे से बनाइए। सर्वांगसम होगा किसके, ए डैश के सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गए हैं तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि आई बराबर आर, तो जो बचा रहता है वो भी बराबर रहता है। सर्वांगसम का यही नियम है कि जो बचा रहता है वो भी बराबर रहता है। आई बराबर आर, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये रहा परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के माध्यम। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें आपको यही लिखना है, थ्योरी में स्टार्टिंग में यही लिखना है कि एक यहाँ पे तरंगाग्र ए बी है, क्या है ए बी है, जो किसी पृष्ठ जेड जेड पर आपतित होता है। जब तरंगाग्र का पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तरंगाग्र का पॉइंट ए पी बिंदु पर स्पर्श करता है, इतना पहले आपको लिखना है। जब तरंगाग्र का पॉइंट बी ए डैश तक जाता है, तब तक पॉइंट ए डैश से बी डैश तक चला जाता है। उस स्थिति में तब यहां से स्टार्ट करना है, उस स्थिति में आपको यहां से स्टार्ट कर देना है। बस यही आपका, वही देखिए अब ध्यान से देखना है, जब यहां से परावर्तित होगा, आप जानते हैं कि इसको केंद्र मानकर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसको केंद्र मानकर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसको मिलाते हुए वेव फ्रंट बन जाता है। स्पर्श रेखा क्यों खींचते हैं, क्योंकि जब तरंगे, बच्चों ध्यान दीजिए, जब तरंगे निकलती हैं तो कोई भी तरंग, बच्चों देखिए कोई भी तरंग अगर आपको निकलेगा, कोई भी तरंगे अगर यहां से निकल रही है, तरंग अगर तरंगे निकल रही हैं
अगर आप वेव फ्रंट चाहते हैं तो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, तभी हम बताए थे ना, स्पर्श रेखा खींचेंगे तभी तो। अगर देखिए यहां से तरंगे निकली, अब यहाँ पे अपने आप में बिंदु स्रोत होगा, यहाँ से बिंदु स्रोत, यहाँ से भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं तब जाकर बनता है वेव फ्रंट। तो वही बात है, इसके पहले भी हम यही समझाए हैं कि तो आपको यहाँ पे लिखना है तब तक ए पॉइंट बी डैश तक पहुंच जाता है और ए को केंद्र मानकर हम बी डैश पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और मिलाते हैं तो ए डैश बी डैश एक नई तरंगाग्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इतना लिखना है बस, आपका 100% सही हो जाएगा। ये रहा बच्चों अपवर्तन सॉरी परावर्तन की व्याख्या। क्लियर है सभी को? अब आइए समझते हैं अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन में भी आपको यही करना है। देखिए अपवर्तन में पहले समझिए कि फिगर में है क्या। यहां पर एक तरंगाग्र का, देखिए तरंगाग्र का जो कलर है वो ऑटोमेटिक, एक तरंगाग्र यहां पर है, एक तरंगाग्र यहां पर आपका ए बी है जो आ रहा है, और परावर्तित तरंगाग्र जो आपका है ये बच्चों आपतित तरंगाग्र है, यह आपतित। और जो अपवर्तित हुआ है, अपवर्तित तरंगाग्र वह आपके सामने है ए डैश डैश, ये आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। कैसे हुआ आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए माध्यम आपका दो है, अब यहाँ पे माध्यम आपका क्या है, दो माध्यम है। यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों नहीं लेना है, बस सिंपल है, जैसे प्रकाश का परावर्तन प्रवर्तन पढ़े हैं बस वैसे ही, डिफिकल्ट नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे आपका माध्यम है, यहाँ बाउंड्री है तो नीचे माध्यम ऊपर माध्यम, यहाँ पे माध्यम 1, यहाँ पे माध्यम 1, और यहाँ पे माध्यम ध्रुव, ये आपका माध्यम 1, ये नीचे वाला माध्यम 2। अब समझिए आप कि माध्यम अगर अलग अलग है तो यहाँ पे चाल भी अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लेते हैं चाल, ये सब आपको थ्योरी में मानना पड़ेगा, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। यहाँ पे चाल V1 और यहाँ पर चाल मान ले रहे हैं V2। अब समझिए यहां से तरंगे ऐसे आ रही हैं, यहां से तरंगे आ रही हैं, और एक तरंगाग्र यहाँ पर ए बी पृष्ठ जेड जेड पर आपतित हो रहा है। ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर भी बच्चों एक पॉइंट, ये तरंगाग्र अगर ए बी है तो यहाँ पर एक पॉइंट हम अलग से मान लेते हैं, मान लीजिए पी, जहां पर वो आपतित होगा। समझिएगा, माना एक आपतित तरंगाग्र ए बी है, पहले पहले तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र का ए पॉइंट पी पर टच करता है, पहले आपको तरह लिखना है। उसके बाद जब तरंगाग्र का पॉइंट बी ए डैश तक जाता है, तब तक जो पॉइंट ए है वह बी डैश तक चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब तक यह बी ए डैश तक जाता है, यह यहां से आता है, तब तक यह आगे चलाता है। देखिए ये दोनों ऐसे घसकते हैं, तो ये यहां तक आएगा तब तक यह यहां तक आ जाएगा। और यहां बताए हैं ना, जब भी वेव फ्रंट खींचना हो तो हम लोग ए को केंद्र मानकर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और वहां से हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, एक नई तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त होती है जो कि ए डैश बी डैश होती है। बस यही थ्योरी है मेन, और कुछ नहीं है। तरंगाग्र यहाँ पे आपतित होता है, पहले तरंगाग्र ए पॉइंट पी पर टच करता है तो उसमें बी अपने आप पे पोजीशन बना हुआ है। जैसे जैसे तरंगे आगे बढ़ती हैं तो तरंगाग्र का जितने समय में तरंगाग्र बी से ए डैश आएगा, उतने ही समय में यह ए से बी डैश तक चला जाएगा। और ए को केंद्र मानकर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसको मिलाते हैं बी डैश, उसको बी डैश मान लेते हैं, और बी डैश ए डैश को मिलाते हैं तो एक नए वेव फ्रंट बनता है, वह हो जाता है नए वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, वही हो गया तरंगों का अपवर्तन। बस अब इसको बताइए, इसमें कोई बात है? अपवर्तन कहीं कहीं पर हम देखें कि यहीं पर टीचर समझाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किए हैं, समय लिए हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि तरंगे आ रही अपवर्तित हो रही हैं।
चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि अगर अपवर्तन की व्याख्या कर रहा है तो स्नेल के नियम का पालन करना चाहिए। आइए स्नेल के नियम को समझते हैं कि स्नेल के नियम का पालन कैसे कर रहा है, उसको समझते हैं। क्लियर है? देखिए, हमने कहा कि ये दूरियां बराबर होंगी। ध्यान दीजिएगा, दूरियां बराबर होंगी। देखिए, पहले यहां से यह वाला यहां तक आएगा, अर्थात बी ए डैश जो आपका दूरी है, दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणित समय। आप कहेंगे यस सर यही होता है। तो बी ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो चाल की वैल्यू क्या है? पहले माध्यम में चाल v1 और समय मान लीजिए उतना ही समय ले रहे हैं, समय t ही ले रहे हैं, समय t ही ले रहे हैं। इसके पहले वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले में इसमें भी t समय ही लेना चाहिए, t1 t2 समय नहीं लेता, वही समय t है। इसमें भी आपको वही करना है, इसमें t1 t2 नहीं। और अगर जहां तक मेरा अनुमान है ना, इसमें ये इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं, इसमें मेन है समबाहु त्रिभुज, अरे जो हमें होता है ना सर्वांगसम त्रिभुज का बनाने का सिद्धांत यही होता है, इसकी ये जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान देखिए, ये आपका हो गया समीकरण 1। ये जब तक जितने समय ये यहां से यहां तक आता होता है उतने समय ये यहां से यहां तक चला जाता है। अर्थात अगर हम निकालेंगे ए बी डैश बराबर, अब नीचे माध्यम में चाल बच्चों देखिए फार्मूला यही है चाल, अब चाल क्या हो गया v2, अब समय क्या लगा? समय वही लगा, समीकरण 2। इतना पहले बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई बराबर, ये साइन आई बराबर इसके सामने का यह लंब, अर्थात बी ए डैश अपान में कर्ण आपका हो जाएगा ए ए डैश, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाले में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए डैश बी डैश में देखेंगे क्या होगा? इसमें हो जाएगा साइन आर, साइन आर बराबर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर इसके सामने का लंब, उसके सामने का लंब क्या है? ए बी डैश, और कर्ण आपका यही रहेगा ए ए डैश। बस ध्यान से देखिएगा। अब आप जानते हैं स्नेल के नियम से अपान में करते हैं, अब यहां पे हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आप जानते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है? देखिए तो क्या आया है, बटे में कर दीजिए। साइन आई की वैल्यू क्या आई है? बी ए डैश अपान ए ए डैश, समझ रहे हैं ना? यस। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्नेल के नियम अभी आपको प्रूव करने के दिखाना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा। बस हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे समीकरण आपका इस एक दो तो पहले ऑटोमेटिक लिख चुके हैं, ये समीकरण आपका देखिए 3 है, ये आपका 4 है। समीकरण 3 और 4 को भाग देने पर ध्यान देना है, समीकरण 3 भाग में समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को भाग देना है, तो चलिए भाग दीजिए। भाग देंगे तो बच्चों यही आपका आएगा साइन आई बटे साइन आर, नीचे साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई की वैल्यू क्या है? साइन आई की वैल्यू है बी ए डैश अपान ए ए डैश, बी ए डैश
अपान में ए डैश, और नीचे साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बी डैश अपान में ए डैश। अब ये आपका कट गया, तो अंत में क्या आया, साइन आई अपान साइन आर बराबर, यहाँ पे बी ए डैश अपान में ए बी डैश। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से मान रखना है। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए जब मान रखेंगे तो यहाँ पे साइन आई अपान साइन आर बराबर, यहाँ पे आ जाएगा भी 1t अपान भी 2t, ये आपका कट गया। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर v1 अपान v2। पहले आप इतना समझिए, v1 अपान v2 अर्थात चालों का अनुपात, पहले आप इतना समझिए। और अपने आप में यह एक नियतांक होगा, यह एक नियतांक होगा, समझ रहे हैं ना, यह एक नियतांक होगा। अब आप लोगों ने एक फार्मूला सुना होगा, क्या सुने हैं, देखिए आप जानते हैं कि बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं बच्चों तो समझ में आता है। आप जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल, ये तो आपको पता है पहले से ही। अब यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c और यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल v। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम v का वैल्यू निकालें तो v बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c अपान में n, c अपान में n। ध्यान दीजिएगा c अपान में n, हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, प्रकाश की चाल सेम होगा, ये तो सेम होगा, लेकिन ये आपका भिन्न होगा, ये क्या होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। तो वही चीज हम रखेंगे v बराबर c अपान n। ध्यान से देखिएगा, यही आपका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं जहां n बराबर होता है c अपान v, और यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए v बराबर निकालेंगे तो c अपान n, यहीं पर रखिए, तब क्या आएगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर v1 बराबर निकालिए तो क्या हो जाएगा, c अपान n1 अपान, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए c तो सेम रहता है, यहाँ पे n2, ये आपका कट गया। अंत में आपके सामने क्या आया, अंत में आपके सामने आया साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। अब आप लोग इसको हमेशा जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 and 2, इसको लिख सकते हैं बराबर साइन आई अपान साइन आर। यही है बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, यही क्या है आपका, स्नेल का नियम। ये बच्चों हो गया अपवर्तन की व्याख्या, इति सिद्धम, लीजिए एकदम सिद्ध हमने कर दिया। ये पूरा एकदम क्लियर हो गया चैप्टर, सफा। इस चैप्टर में बच्चों हमने ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी का हमने बहुत ही विस्तार से और कम समय में बेहतरीन समझाया है। आपको यह सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।
बुरा लगा होगा तब भी कमेंट करिएगा भाई, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करेंगे तो हमारे मोटिवेट को और हम मोटिवेट होंगे और अगले चैप्टर का भी वन शॉट बनाएंगे बेहतरीन तरीकों से, ये मेरी पूरी गारंटी है। ध्यान दिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा जो ऐप है उस ऐप से ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमारा इस प्रकार से है, जस्ट वेल क्लासेज। इस एप्लीकेशन पर बच्चों ये पीडीएफ लग जाता है, ये हमारा ऐप है। क्लियर? और इस पर पाने के लिए अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पर 8318421583 पर संपर्क करके आप आराम से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और ध्यान देना है कि बच्चों अगर आपको तैयारी भी करना है इसी प्रकार से पूरे चैप्टर की, तो पूरी यूट्यूब पर बच्चों सबसे सस्ता हम लोग गरीबों को ही पढ़ाते हैं सिर्फ 499 रुपए में। अब आपको क्या लगता होगा, देखिए कहीं कहीं ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा नाम के चलते भी हमें अन्य जगह ना जाकर कि वहां बहुत ज्यादा भाई, जैसे आप लोग कुछ लोग होते हैं ना कि शादी विवाह में कपड़े पहनने के लिए पहनते तो हैं कपड़े ही, लेकिन सोचते ना हम अपने आसपास छोटी मोटी दुकान से लेंगे, हम बड़े बड़े माल में जाएंगे वहां से लेंगे। तो माल में जाते नहीं है, वो माल देने के लिए जाते हैं, लेकर आते हैं वही कपड़ा जो आसपास रहता है वही लेकर आते हैं। अब आपको वही चीज हम भी दे रहे हैं, यही पढ़ाइया बच्चों हम इतना बेहतरीन तरीकों से पढ़ा रहे हैं सिर्फ मात्र इतने में। यही हम रखे होते शायद 4-5 हजार ना, तो बच्चे सोचते भाई वहां शायद ज्यादा है, लेकिन नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक स्टूडेंट पढ़े, जो भी जिसके अंदर ही पढ़ने की इच्छा हो वो हर एक स्टूडेंट पढ़े। ये 400 पूरा साल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पीडीएफ पूरा पाएंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। अब आप जानते हैं किताबें या अनेक प्रकार के पढ़ने से हमारे पास जब खुद का नोट्स नहीं रहता तो हम कहां से पढ़े एग्जाम के समय। एग्जाम के समय में यही सब तो पीडीएफ हमें काम आता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वन शॉट के लिए तैयार रहिएगा, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है।